साइलेंट रहे। हाँ जी, लोकसभा चुनाव से पहले पहली बार ऐसा हुआ कि किसी उम्मीदवार को लेके नेताओं की जगह पे आम पब्लिक में इतना उत्साह था और उसी उत्साह से पब्लिक ने आपको बड़े वोटों से जिता के भी भेजा। तो सिरसा लोकसभा के लिए आपकी प्लानिंग क्या है कि क्या क्या चीज चाहते हैं कि जो सबसे ज्यादा हो पर सिरसा लोकसभा में? सबसे पहले मैं आप लोगों का भी, मीडिया का भी धन्यवाद करूंगी और आपके माध्यम से सिरसा के सभी हमारे साथियों का, नागरिकों का, सिरसा लोकसभा वासियों का धन्यवाद करना चाहूंगी कि मुझे उन्होंने फिर से मौका दिया। लोगों का प्यार बना रहा। बीच में मैं ज़रूर अम्बाला से चुनाव लड़ी, वहाँ से जीती भी, वहाँ के लोगों ने भी बहुत प्यार आशीर्वाद दिया, लेकिन यहाँ भी मेरा अक्सर संपर्क बना रहा। लोगों के बीच में आते जाते रहे और लोगों ने मुझे याद किया। मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। मौका मिला और जैसा विजय जी कह रहे थे कि बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छे भारी मतों से लोगों ने मुझे जिता कर भेजा। अब इसका दायित्व मेरे कंधों पर है। मेरा प्रयास है कि हम अपने इलाके के लिए काम करें, प्रयासरत रहें। प्रयासरत मैंने इसलिए कहा क्योंकि विपक्ष में जब होते हैं तो उस तरह से ठोस कार्य हम प्रोजेक्ट्स नहीं कर पाते जितना सत्ता में रहते कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद अपने काम करवाने के लिए हमें जो कुछ जद्दोजहद करनी पड़े वो हम करेंगे। आपने बात की कि यहाँ के लिए क्या एक पुराना मुद्दा जो रहा है रेलवे लाइन का, वो उसको हमने बार बार उठाया और मुझे खुशी है। बल्कि आप लोग भी मुझसे पूछते थे कि रेलवे लाइन के बारे में, क्योंकि पहले समय से हम इसको उठा रहे थे। तो इस बार इसमें कहा गया है बजट में, तो मुझे खुशी है। हम उम्मीद करते हैं कि इसको वो क्रियान्वित भी करेंगे, केवल बजट करने की बात ना हो। आपने पार्लियामेंट में रेलवे के बारे में जब रेलवे मंत्री से पूछा था, उन्होंने डिनाई कर दिया था कि ऐसा भी आपका ही बयान हमने चाहा था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद, शायद एक सप्ताह बाद, आपका या उनका आया बयान कि इतने करोड़ रुपए का प्रावधान रख दिया। क्या ये कंट्रोवर्सी नहीं? ये तो आपको सरकार से पूछना पड़ेगा, क्योंकि हमने तो इसको बार बार आपको क्रेडिट लेना हमने चलो क्रेडिट तो देखो जनता का होना चाहिए। हम तो प्रतिनिधि हैं। ये जो भी मुद्दा है ये उठाना हमारा फर्ज है, हमारा दायित्व है। मैंने उठाया। शायद कई बार ये हो जाता है ना, राइट हैंड डजंट नो व्हाट द लेफ्ट इज डूइंग। तो मेन बजट में इसे लिया गया। इस बात की हमें खुशी है और हम उम्मीद करेंगे कि इस पर कार्य जल्दी शुरू हो। अब आपको उम्मीद है कि ये बिल्कुल सिस्टम से ट्रैक पर चलेगा? देखो, उम्मीद पर दुनिया कायम है। हरियाणा में शहरी निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। इसमें सरकार का कहना है कि इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। किसान, देखो, बात ये है कि विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आए उस पर मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी आज के दिन नहीं करना चाहूँगी, एक अलग टॉपिक है। लेकिन विधानसभा में सभी की उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। उम्मीद भी थी, लग भी रहा था। जो भी बात रही, सरकार भाजपा की बनी तीसरी बार। और उसके फौरन बाद जो उन्होंने इतने समय से निकाय के चुनाव नहीं कराए थे, ओवरड्यू हो रहे थे, लेकिन ये चुनाव होने के बाद ही फौरन बाद उन्होंने अनाउंस किया और अब वो चुनाव करवा रहे हैं। शायद पहले उन्हें जीत की उम्मीद नहीं थी, अब क्योंकि सरकार बन गई तो वो इसमें लग गए हैं। ट्रिपल इंजन तो क्या होता है, बात यह है कि एक इंजन भी अगर ठीक से चले तो रेलगाड़ी पटरी पर ठीक चल सकती है। लेकिन पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं, चाहे केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, चुनाव जीत गए हैं, उस पर मैं नहीं कहूँगी, लेकिन ये भी सब जानते हैं कि जो इनके वायदे थे या जो देश के लिए इन्हें करना था, आगे ले जाना था, क्या उस पर ये खरा उतरे हैं? केवल चुनाव में हार जीत एक पैमाना नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में लोगों की आवाज़ भी एक पैमाना होना चाहिए। और कई बार चुनाव में मुद्दे ऐसे बन जाते हैं जो कि असली मुद्दों से हट जाते हैं। कभी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर तरह तरह की बातें होती हैं। तो लेकिन अब कितने इंजन की क्या सरकार हो ये तो वक्त बताएगा।
हम सिर्फ यही चाहेंगे कि सरकार ने जो वायदे अभी तक किए हैं उनको तो पूरा करें। मैडम, मैं रतिया से हूँ जी। रतिया क्षेत्र में नशे का बहुत प्रचलन है, विशेषकर चिट्टे का। कई नौजवान वहाँ जान गवा चुके हैं, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं हुआ जी नशे के लिए, अभी भी वैसा जारी जी। इसके बारे में क्या कदम उठाएंगे? आपने बात कही और ये फिर मैं कहूँगी ऐसा मुद्दा है जो चुनाव से पहले भी हमने उठाया था, चुनाव के बाद भी निरंतर हम इसे उठा रहे हैं। हमारी दिशा की जो मीटिंग जैसे आज भी हुई, कल हुई थी जींद की, नरवाना क्षेत्र उसमें आता है, कल भी मैंने इसको उठाया और आज भी हमने दिशा की मीटिंग में इस मुद्दे को उठाया है नशे के बारे में, कि छोटा मोटा आप एक्शन दिखा देते हैं कि इतना किलो यहाँ पकड़ा, उससे बात नहीं बनेगी। जब तक बड़ी मछलियों के पीछे नहीं जाएंगे, केवल नशेड़ी को पकड़ के आप कोई बात कुछ इसका नतीजा हासिल नहीं कर सकते। इसके लिए प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा और सरकार को क्लियर डायरेक्शन देनी पड़ेगी इसे मुद्दा, और इसको प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा, तभी नशे से हम मुक्त होने की ओर चल सकते हैं और क्राइम पर भी आप तभी कंट्रोल पा सकेंगे। मैडम जी, आपने संसद में घर घर खुले का मुद्दा उठाया, आपने मुद्दा उठाया था घर घर में संसद में, और घग्गर नदी के पॉल्यूशन। हाँ तो मंत्री जी ने भी माना था कि वो पानी पीने लायक नहीं है, लेकिन उस पर अभी भी काम नहीं हुआ। काम तो क्या, इस चीज पर ये आंखें मूंदे हैं। चुनाव के समय आपने देखा, दिल्ली का चुनाव भी अभी हुआ है तो एक मुद्दा बन गया यमुना का। घग्गर के बारे में ये आज से नहीं, ये पहले से हमने उठाया और इसको मैंने पूरी, क्योंकि मेरे को लगता है कि हमारा हरियाणा, चाहे हम वहाँ से शुरू हो जाएं, उत्तरी हरियाणा से यहाँ तक, एक ऐसी नहर आ गई है जो नाला बन चुकी है, और सिर्फ देखने में नहीं लेकिन लोगों के जीवन को, हमारी फूड चेन को, लोगों की सेहत को बुरी तरह से ये प्रभावित कर रही है। और केवल ये सैलजा की या आपकी या जनता की चिंता नहीं होनी चाहिए, ये चिंता सरकार की होनी चाहिए। एनवायरनमेंट के लिए वो क्या कर रहे हैं, लोगों के सेहत के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। तो केवल मुद्दा उठाने की बात नहीं, ये एक बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है और सरकार इसको उठाए। हम बिल्कुल इसको जितनी बार होगा इसको मैं उठाऊंगा। जी मैडम जी, शैलजा जी, आप पार्टी के राष्ट्रीय चिंतक हैं। पिछले 10-12 सालों से कांग्रेस हर स्टेट में साफ की जा रही है। बीजेपी, जैसे अभी दिल्ली का इलेक्शन हुआ, एक भी एमएलए नहीं बना। हरियाणा में 3 इलेक्शन हो गए और कांग्रेस सत्ता में नहीं आई। ऐसा क्या कारण हुआ है? आपके कोई शारीरिक तौर भी है या आपकी नेताओं में कोई कमी आ गई? ये क्या कारण है? कोई भी चुनाव होता है एक कारण नहीं हो सकता, कई कारण होते हैं। कुछ हमारे हो सकते हैं, कुछ जनता के हो सकते हैं, कुछ दूसरी पार्टी के हो सकते हैं। तो ये एक सिंपल जवाब तो नहीं हो सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि हरियाणा में हमारी उम्मीद थी और जनता की इच्छा थी कि हमारी सरकार बने, कांग्रेस की सरकार बने। उसमें कमी रही, भारी कमी रही और ये नहीं होनी चाहिए थी। पार्टी के अंदरूनी जो मामले होते हैं उन पर मैं आज यहाँ पर कुछ नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन भाजपा ने भी जिस प्रकार से चुनाव में लोगों को बांटने का प्रयास किया और तरह तरह की बातें कही समाज के बांटने की तरफ, वो कोई एक मुद्दा होना नहीं चाहिए चुनाव में। दिल्ली चुनाव के नतीजे, उसके बाद हरियाणा के भी नतीजे, जो जिस तरह से कांग्रेस को हाशिए पे लेकर गए हैं, हमारे कांग्रेस सिमटती जा रही है। क्या सिमटने के पीछे सबसे बड़ा संगठनात्मक विस्तार ना होना भी हो सकता है? तो सिमटना तो मैं नहीं कहूँगी, कई बार चुनाव में हार को देखकर लगता है कि बहुत ज़्यादा, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो ऐसी पार्टी है जो लोगों के दिल में भी है, जन जन में है, गांव में, मोहल्लों में है। तो इसलिए पार्टी तो फिर से उभरेगी, हमारे वर्कर काम करेंगे, हम सब काम करेंगे। संगठन की एक बात, एक अभाव है, बिल्कुल है, मैं इसको नाकार नहीं सकती और इस अभाव को दूर करने का प्रयास अब नियर फ्यूचर में होगा।
रमेश जी, किसके बारे में? शिक्षा का, हाँ हाँ जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। असर तो होना चाहिए, क्योंकि शैलजा कोई व्यक्तिगत मुद्दा नहीं उठा रही। विपक्ष में होने के नाते मुझे लगता है जहां और मुद्दे बहुत इम्पोर्टेंट हैं, चाहे नशे की हो बात, चाहे विकास की हो दूसरी, लेकिन दो सबसे बड़े मुद्दे जो हमारे लोगों के लिए अहम हैं या आगे हमारे भविष्य के लिए अहम है, वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। दोनों में भारी कमी है। वैकेंसीज की बात आपने देखी, मैंने तो रिपोर्ट से ही उसको कोट किया है। लाखों की वैकेंसी, चाहे शिक्षा विभाग हो चाहे हमारा स्वास्थ्य विभाग हो, वो वैकेंसीज हैं, उससे बहुत नुकसान हो रहा है हमारे बच्चों का, और आगे आने वाली पीढ़ी का जो नुकसान होता है उसकी भरपाई ये सरकार कैसे करेगी। वैकेंसीज और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, केवल एजुकेशन पॉलिसी नहीं ले आए और ले आए, उससे बात नहीं बनने वाली जब तक आप नीचे ज़मीन पर जाकर नहीं देखेंगे कि इस एजुकेशन शिक्षा विभाग में क्या कमियां हैं, बच्चे पढ़ने जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं, और पढ़कर 10वीं पास के बाद की क्या वो 4 सेंटेंस भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। बहुत बड़ी बातें हैं ये, और सरकार, ऐसा लगता है कि सरकार का ध्यान इस ओर बिल्कुल नहीं है, वरना ये हालात नहीं होते। 10 साल के बाद भी अगर ये स्थिति है, लाखों की वैकेंसी पड़ी है, तो आप सोच सकते हैं कि हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में इस सरकार को कितनी चिंता है। और लोग पलायन क्यों करते हैं, विदेशों में हथकड़ियाँ पहनकर वापस क्यों आ रहे हैं, उनके माँ बाप बर्बाद क्यों हो रहे हैं, लाखों रुपया लगा लगा कर अपनी ज़मीनें गहने बेच बेच कर विदेश भेजते हैं, जोखिम उठाते हैं। तो सरकार को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। आपने कहा भी नशे का मुद्दा आपने पहले इलेक्शन से पहले भी उठाया, इसको ने कोई ब्लूप्रिंट भी आपने सरकार को किया कि कैसे रोक लगाई जाती है, एमपी होने के नाते सरकार कुछ रिटर्न में या कोई ऐसी? ये तो हम उठाते, देखो एमपी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, और ये चिंता हमारी वो चिंता है जो जन जन की चिंता है, और हमें क्योंकि आपने बनाया है तो हम आपके माउथपीस बन रहे हैं और बनते रहेंगे। मुझे ज़्यादा गंभीरता नज़र नहीं आ रही। आप मुझे बता दीजिए 10 साल का भी ले लीजिए, क्योंकि केवल हम इनके 4-6 महीने की बात करें तो वो तो कोई न्याय वाली बात नहीं है। 10 साल से भी इनकी सरकार है, तो क्यों नहीं इस पर अंकुश लगा, क्यों नहीं इन्होंने पकड़ा। और फिर इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, वहाँ पर सेंट्रल एजेंसीज और सेंट्रल फोर्सेस हैं, तो क्या हो रहा है बॉर्डर से, क्या ये कहाँ से आता है, कैसे होता है। एक बंदरगाह पर 20,000 करोड़ का पकड़ा जाए, नशे के पदार्थ पकड़े जाएं, और आज तक उसका कोई ब्यौरा भी नहीं आया, आपको याद होगा। ये बातें हैं जो बहुत गंभीर बातें हैं नशे जी। आप पार्लियामेंट भारी मतों से जीते हैं, जैसे आप भारी मतों से जीतते हैं ना, वैसे जनता की उम्मीदें भी भारी होती हैं, आपसे ज़्यादा अपेक्षाएं। आपने विशेष तौर पर रेलवे लाइन यहाँ पर आपने बात की, यहाँ एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। यहाँ आपकी सिरसा कंस्टिट्यूंसी में डायरेक्टली मंत्री जी बैठे हैं, हम सभी उससे पीड़ित हैं। पिछले वर्ष जो बड़ी मुश्किल से बचाव हुआ, यानी यहाँ बाढ़ का एक ऐसा प्रकोप है जिसको सहन करना बड़ा मुश्किल। जैसे जैसे बारिश आती है वैसे वैसे गरीब, किसान, मजदूर, ग्रामीण, शहरी सब पीड़ित हो जाते हैं। तो आप ना उस पर कोई विशेष प्रोजेक्ट दे सकती हैं पहले? बात ये है, प्रोजेक्ट मैं तो दे नहीं सकती, सच्ची बात तो ये है। बहुत बड़े फंड हैं, आप उसकी प्लानिंग तो कर सकते हैं, आप प्लानिंग करके सरकार को आगाह कर सकते हैं भाई इस तरह। देखो 50 साल से मुद्दा चला आ रहा है ये बाढ़ का। गग्गर की बात की, उसी तरह से आपकी चिंता जो आपकी है, ये मुद्दा हम उठा भी सकते हैं, लेकिन आप ये बता दो कि 5 करोड़ में 1 साल में कौन सा प्रोजेक्ट बन जाएगा। उसके अलावा गग्गर को जैसे गग्गर के तटबंध मजबूत हो जाए। लास्ट टाइम ये हुआ कि गग्गर टूटी और
ऐसा नहीं है। देखो 2-3 एक मिनट बहस नहीं करेंगे, आपने पूछ लिया, बहस नहीं करेंगे इस पे। मुद्दा है जो आपको भी चिंतित कर रहा है और हमको भी चिंतित कर रहा है, और आज से नहीं पहले से है। ये बहुत बड़ी बात है। सरकार को इसके बारे में व्यापक रूप से ऊपर से लेके नीचे तक, चाहे हिमाचल है चाहे पंजाब है, सबसे बात करके इसके लिए एक स्थायी हल निकालना पड़ेगा। और अब तो जैसे बात है डबल इंजन की सरकार इनकी चल रही है, तो ये इसका हल निकालें। और हमारे से तो जो हो सकेगा, देखो एक और आवाज़ उठा सकते हैं। दूसरी ओर आज के दिन हम ये क्या कहें इसकी सहयोग तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। फंड्स की भी बात है, प्लानिंग की भी बात है, टेक्निकल प्लानिंग होती है इसमें। सरकार को इसमें करना पड़ेगा, केंद्र सरकार को पहल करनी पड़ेगी, राज्य सरकार को केंद्र सरकार के साथ इसे पूरी गंभीरता से टेकअप करना पड़ेगा, तभी इसका हल निकलेगा। वरना लोग इसी तरह से बर्बाद होते जाएंगे। ना केवल फसल बर्बाद होती है, पिछली बार जब बाढ़ आई तो मैं यहाँ की एमपी तो नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद मैं आई थी। हम गांव में गए थे, बाढ़ में पानी में को हम जाकर आए थे, चाहे जाखल है, चाहे अपने टोहाने का हिस्सा है, रतिये का हिस्सा है, सारा अपना प्रभावित था यहाँ तक। तो इसको मुश्किल ये हो जाती है कि आप और हम इसको उठाते हैं, लेकिन सरकार की गंभीरता लोगों की समस्याओं के प्रति होना चाहिए। उसके लिए हम जरूर अपनी ओर से प्रयास में कमी नहीं आने देंगे। थैंक यू। आपने कहा कि कांग्रेस बड़ी जल्द उभरेगी, कहीं पे सड़क पर कहीं भी कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी मुद्दे पर संघर्ष करता नजर नहीं आता है। आपको किस चमत्कार की उम्मीद है? चमत्कार नहीं, चमत्कार तो यही है कि हमारा कार्यकर्ता ही जमीन पर जो काम करता है, हमारी असली ताकत हमारा कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता और जनता ने बदलाव चाहा था, हमारे कार्यकर्ता ने जमीन पर मेहनत की थी, दोनों की तरफ से कोई कमी नहीं रही। लेकिन सत्ता हम नहीं बदल पाए, तो लेकिन अब अपना ये भी देखना है कि क्या कमी रह गई है, कई कमियां, उनको दूर करना पड़ेगा और हम मिलकर उसे दूर करेंगे तभी बात बनेगी। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें प्रधानमंत्री जी आपके एक पार्टी के वरिष्ठ नेता को न्योता दे रहे हैं। ये तो आपको वहीं पूछना पड़ेगा जिनको न्योता मिला। आपको ये कमियों की जड़ वहाँ नजर आती है क्या? मुझे मालूम नहीं। देखो ये तो आप सवाल डायरेक्ट करना चाहें करें, पर कमियां तो देखो कई रही हैं, तभी हम सरकार नहीं बना सके। कमियां तो रही हैं, मैं आपके सामने ये तो नहीं कह सकती कि कोई कमी नहीं थी और हम हार गए। कमियां थी हमारी भी और भाजपा ने भी। दूसरा कोई व्यक्ति विशेष भी जिम्मेदार है? अब ये तो पार्टी देख रही है कि कौन जिम्मेदार है कौन नहीं। इतना टाइम हो गया कि पार्टी ने भी तो कोई हाईकमांड पार्टी ने फैसला किया होगा। हाईकमांड देखेगा, हाईकमांड के इख्तियार में है। हाईकमांड में जवाब नहीं हाँ जी, सेशन भी बीत गया, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बन पाए। अब हमारे जिले में 3 एमएलए भी हैं जी, ये बड़ा लीडर नहीं चुन पाए आज तक। अब इनको बेचारों को क्यों आप दोषी ठहराओ? इन्होंने तो 1 लाइन रेजोल्यूशन कर दिया कि हाईकमांड फैसला करे। तो क्या उम्मीद है कि विधानसभा सेशन शुरू होने से पहले पार्टी चुन लेगी? उम्मीद है। कोई क्वेश्चन रहता नहीं? जय जय सनी मैडम आपने एक बार नोट किया होगा, 8 महीने हो गए आपको एमपी बने। मोबाइल बंद कर दो भाई, ऑफ साइड जैसे अब ऑफ साइड हो गए। 8 महीने हो गए आपको बने। आपने नोट किया होगा जिला लेवल पर प्रतिदिन एचओडी, जिला का अधिकारी कोई भी अवेलेबल नहीं होता। आपने नोट किया होगा समाधान शिविर लगा रहे हैं, उसमें 6 शिकायतें आती है, 1 का समाधान होता है। और नाम क्या है भी 9 से 12 हम शिविर में बैठे, एक भी अधिकारी आप मुझको कभी चले जाना आपको नहीं मिलेगा। फतेहबाद, क्या आपने इस बात को नोट किया? ये केवल फतेहबाद की कहानी नहीं है, ये पूरे हरियाणा में जिस तरह से प्रशासन का जो हाल है, हम कहेंगे तो कहेंगे भी विपक्ष के हैं इसलिए बोल रहे हैं,
इनके खुद के विधायक, इनके